हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में आपने सप्लाई और शेड्यूल 1 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 2 के बारे में। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, इवन बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखते हैं व्हाट विल वी कवर इन द वीडियो टुडे। नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। सप्लाई में हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, बी और सी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। सो दिस इज ऑलरेडी डन। आज के वीडियो में हम क्लॉज डी कवर करेंगे विच टॉक्स अबाउट शेड्यूल 2, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारा मेन एम है ये वाला। चलिए, लेट अस रीड अबाउट इट। The activity to be covered, to be treated as supply of goods or supply of service as referred to in Schedule 2. तो हमारा फोकस यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा फोकस है शेड्यूल 2। ये बोलता है कि शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं वो सप्लाई के अंडर आती हैं, इसीलिए हमको शेड्यूल 2 पढ़ने की जरूरत है। नाउ शेड्यूल 2 हमको क्या बताता है? शेड्यूल 2 जो है वो हमको बताएगा कि हमको कैटेगराइज करना है अपना जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विस में। मतलब अगर एक एक्टिविटी हो रहा है, अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये हमको शेड्यूल 2 बताएगा। इसकी हमको क्यों जरूरत पड़ी? लेट अस से आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, वहां पे आपने ऑर्डर किया, लेट अस से चाउमीन आपने ऑर्डर की। ना ये जो चाउमीन आपने ऑर्डर की है वो क्या है? वो फूड है, राइट? जब ये फूड आपके पास आया मतलब आपको सर्विस भी दी गई। फूड क्या हुआ? हमारा गुड्स हुआ, प्लस हमको सम सर्विस भी वहां पे मिली है। अब जब मेरा जीएसटी एप्लीकेशन की बात आई तो मुझे जीएसटी गुड्स के ऊपर लगाना चाहिए या सर्विस पे लगाना चाहिए, या दोनों पे अलग अलग लगाना चाहिए, या इस होल थिंग को हम एक एक्टिविटी मानेंगे? क्या करेंगे ये हमको बताता है शेड्यूल 2। नाउ इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, जहां हमको गुड्स और सर्विस दोनों दी जा रही है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट क्या इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ये कौन बताएगा हमको? शेड्यूल 2। इसीलिए हमको शेड्यूल 2 की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 2, लेट अस सी शेड्यूल 2 क्या बोलता है। शेड्यूल 2 बोलता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब हम एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हमको शेड्यूल 2 में लिखी हुई रहेंगी उसको हम क्लासिफाई करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स में या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस में। ये दो एक्टिविटीज में हम उसको कैटेगराइज करेंगे। लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। नाउ ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स is a supply of good. Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title is a supply of service. Third, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of good. मैम कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता है, बट क्या हम देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 ट्रांसफर के अंदर कुछ पॉइंट्स को सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया है और कुछ पॉइंट को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है।
तो मैं इसमें सप्लाई ऑफ गुड में भी ट्रांसफर कर दूंगी, टिक कर दूंगी, और सप्लाई ऑफ सर्विस में भी टिक कर दूंगी। चलिए समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। नाउ लेट अस से ये मेरे पास एक कारपेट है। ये कारपेट बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉस्टली है, दुबई से लाया हुआ है, बहुत ही सुंदर कारपेट है। मेरा एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम है चुन्नू, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा। वो घर पे आया, उसने ये कारपेट देखा, उसको ये कारपेट बहुत अच्छा लगा। तो कुछ केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, वो मुझे बोलेगा कि ये कारपेट मुझे बेच दो, सेल इट टू मी। अगर मैं उसको ये सेल कर दूं तो क्या जो टाइटल इन गुड्स है, टाइटल ऑफ गुड्स, क्या ये ट्रांसफर हो जाएगा? यस, ये ट्रांसफर हो जाएगा। तब इसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। सेकंड केस, वो मुझे आके बोलेगा, सुनो, ये जो तुम्हारा कारपेट है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरे घर पे कल एक फंक्शन है, क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? मैं बोलूँगी जी बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको राइट टू यूज दे रही हूँ। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द राइट टू यूज। अगर मैं राइट टू यूज ट्रांसफर करती हूँ तो क्या टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगा? नहीं, टाइटल ऑफ गुड्स स्टिल मेरे पास है, वो मेरा गुड है। जब मैंने गुड दिया ही नहीं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। या तो मैं उसको बोलूं कि जा यूज कर। क्या मैंने उससे पैसे मांगे? नहीं। तो ये विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। या मैं उसको बोलूंगी तुम ले जा, लेकिन तुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है। ये हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, थर्ड केस, मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे बोला, वो यूज कर रहा है वहां पे, उसका फोन आया घर से फंक्शन के बाद कि यार तुम्हारा ये कारपेट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको बोलूंगी ठीक है, तू थोड़े दिन यूज कर, जब तुझे लगे तो तू मुझसे ले लेना 5,000 रुपये में। बोला ठीक है। तो क्या हुआ है? देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बट कब? इन फ्यूचर, अंडर एन अग्रीमेंट upon full payment as agreed। तो क्या यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड ट्रांसफर होगा? जी हाँ, ट्रांसफर होगा एट अ लेटर डेट। तब ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा समरी ऑफ फर्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसफर। टाइटल ऑफ गुड्स, यस, टाइटल ऑफ गुड्स जब ट्रांसफर होगा, टाइटल इन गुड्स जब ट्रांसफर होगा तो उसको सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा। जब राइट इन गुड्स ट्रांसफर होगा तो उसको सप्लाई इन सर्विस, जब मैंने उसको यूज करने दिया है सिर्फ। और फ्यूचर डेट में जब सेल होगा विद फुल कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। ना, इधर हमको एक पॉइंट लिखना जरूरी है। सप्लाई, कट, सेल ऑफ immovable property is exempt अंडर जीएसटी। ये हम शेड्यूल 3 में वापस पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ मैंने लिखा है सप्लाई को मैंने कट करके सेल लिखा है। मतलब अगर मैं सेल कर रही हूँ लैंड एंड बिल्डिंग तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग को लीज कर रही हूँ, उसके साथ कुछ और कर रही हूँ, तो वो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं है। लेट अस रीड पॉइंट नंबर 2। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज
tenancy easement license to occupy land is a supply of service. या फिर any lease or letting out of the building including commercial, industrial, residential complex for business or commerce either wholly or partly is a supply of service. तो पहली चीज हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बात हो रही है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम अच्छे से लिखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें दो पॉइंट्स है 2A। 2A टॉक्स अबाउट लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, easement to occupy what? Land। तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ईजमेंट? लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ये सब हमको पता है। ईजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक लैंड है, ठीक है। एयरटेल कंपनी यहाँ पे अपना एक टावर बनाना चाहती है, तो मैंने उसको एक्सेस दिया है सिर्फ ये टावर को आके ऑपरेट करने का या इसको बिल्ड करने का। तो ये क्या हो गया? ये ईजमेंट हो गया मेरा। इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस में गिना जाता है। 2B बोलता है लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस, इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए होना चाहिए, होली और पार्टली। तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मेरे घर के नीचे एक छोटी सी जगह है, वो मैंने बिजनेस के लिए दे दी, मैंने पूरी बिल्डिंग नहीं दी, मैंने सिर्फ एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दी है बिजनेस के लिए, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। नाउ इसमें हमको एक और पॉइंट देखना जरूरी है, वो है पगड़ी और सलामी सिस्टम। मम्मी वीडियो बना रही हो। नाउ लेट अस सी पगड़ी और सलामी सिस्टम क्या होता है। लेट अस से एक घर है, ओके। देयर इज अ लैंडलॉर्ड मिस्टर ए। He is the first owner of the property. लैंडलॉर्ड ने सलामी भाड़ा पे मिस्टर बी को दिया। मिस्टर बी इज द टेनेंट। क्योंकि ये सलामी भाड़ा पे है, ही इज द सेकेंड ओनर। वाई ही इज द सेकेंड ओनर? क्योंकि इसने मिस्टर ए को 10 लाख रुपीस दिए हैं टू बाय द टेनेंसी राइट्स। प्लस जो रेंट है वो एक मिनिमल है, मे बी ₹500 पर मंथ। ये सलामी भाड़ा अभी भी आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, बहुत, जैसे कोलकाता में, महाराष्ट्र में, बहुत सारी जगह ये अभी भी चलता है। नाउ अब मिस्टर बी जब तक यहाँ चाहे रह सकता है, मिस्टर ए उसको नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास टेनेंसी राइट्स है। अब लेट अस से मिस्टर बी को ये घर खाली करना है, उन्होंने ये मिस्टर सी को बेच दिया। क्या किया? मिस्टर सी को टेनेंसी राइट्स दे दिए। कितने में दिया? 25 लाख में। ये 25 लाख जो है वो मिस्टर ए
और मिस्टर बी के पास 50-50% जाएंगे। सो 12.5 lakhs और 12.5 lakhs। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, दिस इज ऑल्सो लायबल टू GST। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पर मैम आप अभी तो आपने बोला सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। हाँ बेटा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग सेल नहीं हो रही है। क्या सेल हो रहा है? टेनेंसी राइट्स। सो इन दिस केस ऑल्सो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट और प्रोसेस। Any treatment or process which is applied to another person's good is a supply of service। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और इसको टिक कर रही हूँ। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। Let us say there is a company called AJ Clothing। AJ Clothing क्या करता है? नाइट सूट्स बनाता है, ठीक है। अब उसको एक वैरायटी चाहिए पोल्का डॉट्स, तो उसके पास क्लॉथ है। मेरा एक कंपनी है जो एम्बोजिंग करता है, SJ क्लोथ्स, ठीक है। मैं क्या करती हूँ? आई प्रोवाइड द सर्विस ऑफ एम्बोजिंग। तो AJ क्लोथिंग ने मुझे अपना कपड़ा दिया, मैंने उसमें पोल्का डॉट बना के दिया। कपड़ा किसका था? AJ क्लोथिंग का। तो अनदर पर्सन के गुड पे मैंने एक प्रोसेस या ट्रीटमेंट करके दिया, तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल था। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस एसेट्स होना चाहिए, नॉट पर्सनल एसेट। are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration. Such transfer or disposal is a supply of goods by that person। तो supply of goods तो हमने पढ़ लिया। सेकेंड मतलब क्या हुआ? ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। कोई मेरा बिजनेस एसेट था, वो मैंने बेच दिया। अगर मैंने बेचा तो क्या है? ये है सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर और बाय अंडर द डायरेक्शन गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज and made available or are used or made available to any person for use for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage in or making available of such good is a supply of service। तो यहाँ पे supply of service भी आ गया, ठीक है। Next, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the asset or of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern or the business is carried on by the personal representative। चलिए इसका हम एक समरी नोट बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। What does it say? Transfer of business asset, consideration, whether in the course of business or not, what is the activity, and
एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई। ये 4 चीजें हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस गुड्स। अगर नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस गुड्स है, कंसिडरेशन हो या नहीं हो, वेदर फॉर कंसिडरेशन और नॉट, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। समझिए मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब ऐसे ही फ्री में दे दिया, या फिर मैंने इसको सेल किया, कुछ भी किया, विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, ये मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। नेक्स्ट, बी पॉइंट, ट्रांसफर्ड फॉर प्राइवेट यूज। नाउ लेट अस से मेरी डॉटर को ये लैपटॉप चाहिए फॉर मेकिंग हर स्कूल प्रोजेक्ट, तो मैंने उसको एक बार यूज के लिए दिया फॉर 2 आवर्स। क्या मैं उससे कंसिडरेशन लूंगी? नहीं, मैं उससे कंसिडरेशन नहीं लूंगी। लेट अस से उसकी फ्रेंड को भी ये लैपटॉप चाहिए, मैंने बोला बेटा अगर तुमको मेरा लैपटॉप चाहिए मुझे तुमको 200 रुपये, तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो कंसिडरेशन हो या नहीं? ऑब्वियसली कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट यूज के लिए। तो अगर ये प्राइवेट यूज के लिए है, मैंने राइट टू यूज दिया है, मैंने उसको बेचा नहीं है, वो अभी तक मेरा लैपटॉप है, तो मैं उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूंगी। थर्ड पॉइंट, व्हेन पर्सन ceases to be a taxable person, transfer of business assets by him, for example mergers and acquisitions, इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों टैक्सेबल पर्सन है, मर्ज हो गए इन सी लिमिटेड। जब ये मर्ज हुआ है सी लिमिटेड में, ये अब एक टैक्सेबल पर्सन बन गया एंड दीज पीपल सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने जो एसेट्स है वो सी लिमिटेड को ट्रांसफर किए हैं, तो इन दिस केस इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अब इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है? फर्स्ट एक्सेप्शन, इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब पूरा का पूरा जो बिजनेस है वही अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो हम इंडिविजुअल एसेट को नहीं देखेंगे। पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो एज अ गोइंग कंसर्न अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इन दैट केस हम इसको सप्लाई ऑफ गुड नहीं मानेंगे, उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सेकंड, अगर जो मेरा वो बिजनेस है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मिस्टर ए की डेथ हो गई है और उसका जो बिजनेस है उसका जो बेटा है मिस्टर एक्स वो हैंडल कर रहा, तो इन दैट केस जो ट्रांसफर होगा उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। सो दिस इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। और इन दिस केस यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जब सप्लाई ऑफ सर्विस ऑलरेडी लिख दिया है तो हमको सप्लाई ऑफ गुड्स को तो क्रॉस ही कर देना चाहिए। दैट मीन्स एवरीथिंग हियर इज सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नेमली फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
मैम अभी तो हमने ये पढ़ा था, यस हमने ये पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में, लैंड एंड बिल्डिंग में, पर हम ये वापस पढ़ेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको इन्होंने अब थोड़ा सा इलैबोरेटिव वे में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ए, दैट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की है कि ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। क्या? फर्स्ट, ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको मैंने अगर रेंट पे दिया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फॉर प्लेसिंग, वेंडिंग और डिस्पेंसिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के नीचे थोड़ा सा स्पेस था, वो मैंने एटीएम बनाने के लिए बैंक को दे दिया, वो भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। और टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर मैंने किसी प्राइम किंडरगार्टन खोलने के लिए किसी को रेंट पे दे दिया तो, या फिर प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। साईं बाबा का मंदिर था, उसके आगे थोड़ी स्पेस थी, वहां पे वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे शॉप्स बना के वहां पे हमने रेंट पे दे दिया ताकि लोग वहां पे साईं बाबा की मूर्तियां बेच सके, प्रसाद बेच सके, फूल और बेच सके। वो सब जो रेंट पे दिया है वो भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस में गिनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल। अब रेंट की बात नहीं हो रही है, सेल की बात हो रही है। टू अ बायर होलली और पार्टली, एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by a competent authority or after its first occupation whichever is earlier। अब ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसको नेगेटिव सेंस में लिखेंगे। नेगेटिव सेंस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जाएगी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा, अनटिल एंड अनलेस पूरा का पूरा पैसा जो है वो ओसी या सीसी रिसीव होने के बाद आप उसको, आपको अगर पूरा पैसा उसके बाद मिल रहा है। इसको मैं एक्टिव पैसिव जो बोलते हैं, तो दूसरे सेंस में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट वुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ amount that is even ₹1 is received before OC or CC received from competent authority। मतलब क्या है? रिसीव फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या है? मतलब कोई भी अगर इशू हो रहा है, अगर इशुएंस ऑफ मतलब अगर कोई भी हम फ्लैट बेच रहे हैं, आप देखेंगे बिल्डर्स लोगों के जनरली पोस्टर्स होते हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा रहता है OCCC रिसीव्ड, नो जीएसटी। उसका मतलब क्या है? अगर आपने ओसी या सीसी रिसीव कर दिया है, कोई भी प्रॉपर्टी का अगर ओसी और सीसी मिल गया है, उसके बाद अगर वो लोग पूरा पैसा ले रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर नहीं आएगा, वो एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। बट अगर ओसी सीसी रिसीव होने से पहले अगर आपने एक भी रुपया ले लिया तो उसमें जीएसटी लग जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Okay, so for the purpose of this clause, the expression competent authority means the government or the authority authorized to issue completion certificate। और अगर there is a non requirement of such certificate तो हमको इन तीनों में से एक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
आर्किटेक्ट से या चार्टर्ड इंजीनियर से या फिर एक लाइसेंस सर्वेयर से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर सी। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है कि ये लोग टेम्पररी ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? कोई भी कॉपीराइट या कोई भी लाइसेंस जो मेरे पास है, वो मैं कोई भी पेटेंट जो मेरे पास है और मैं किसी को एक टेम्पररी ट्रांसफर कर रही हूँ, टेम्पररी यूज के लिए दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक पब्लिश की, तो मैंने पब्लिशर को राइट दिया कि तुम इसको प्रिंट कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, मैंने ट्रांसफर किया, टेम्पररी ट्रांसफर किया अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग। मैं ये लिख रही हूं ताकि आप भी इसको लिख सकें। कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, implementation of what? Of information technology software। जीएसटी आने से पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कंफ्यूजन थे कि सॉफ्टवेयर को हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने, उस पे वैट पे करें या सर्विस टैक्स पे करें। अब हमको ये बताया जा रहा है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने। सो वी आर डन विद पॉइंट नंबर डी ऑल्सो। ई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू अ एक्ट, उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सो व्हाट वी आर टॉकिंग इज एक्ट के बारे में, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, इन तीनों को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। रिफ्रेन मतलब हुआ उसमें नॉन कंपीटिंग अग्रीमेंट्स भी आपके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरा एक कोचिंग सेंटर है, एस जे कोचिंग सेंटर, एस जे क्लासेस। ये मैंने मिस्टर ए को बेच दिया। मिस्टर ए ने एक नॉन कंपीटिंग अग्रीमेंट बनाया मेरे साथ। वो नॉन कंपीटिंग अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि विद इन द विसिनिटी ऑफ 20 किलोमीटर्स आई कैन नॉट स्टार्ट अनदर कोचिंग सेंटर विच टीचेस द सेम थिंग, और उसके लिए उन्होंने मुझे 20 लाख रुपीस दिया है। ये क्या है? ये भी एक रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट है, तो इसका भी मुझे, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाएगा, इस पे जीएसटी लगेगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड। अगर आपको याद होगा फर्स्ट पॉइंट में हमने जब बात की थी कारपेट के बारे में, जब मैंने अपने फ्रेंड को कारपेट दिया था, वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये लोग वापस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। चलिए इसको हम एक समरी के रूप में लिख लेते हैं। हमने सप्लाई ऑफ सर्विस में ए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा है,
फिर पॉइंट नंबर बी में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग एक्सेट्रा, जिसमें हमने ओसी और सीसी के बारे में बात की थी। फिर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने आईटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। फिर हमने एक्ट के बारे में पढ़ा है और लास्टली हमने राइट टू यूज गुड्स इसके बारे में पढ़ा है। तो ये सबको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई। तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। लेट अस से मेरे पास, मैं एक फ़ोन खरीदने चाहती हूँ, मोबाइल, ठीक है। जब मैं मोबाइल खरीदूंगी तो क्या मुझे उसके साथ उसका चार्जर मिलेगा? यस मैम, आपको उसके साथ चार्जर भी मिलेगा। अगर आप आईफोन 12 ना खरीदे तो आपको यस चार्जर भी मिलेगा। अब ये दोनों जो है ये क्या है? ये नेचुरली बंडल्ड है। उसके साथ मोबाइल के साथ चार्जर मिलेगा ही, ये नेचुरली बंडल्ड है। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में जीएसटी जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई का लगता है ना। व्हाट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? जब मैं मोबाइल खरीदने जा रही हूँ और मुझे चार्जर मिल रहा है तो मैं इसमें खरीदने क्या जा रही थी, चार्जर या मोबाइल? मोबाइल। तो मोबाइल मेरा हो गया प्रिंसिपल सप्लाई। जीएसटी रेट ऑफ द मोबाइल वुड बी एप्लीकेबल इन दिस केस। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज मतलब नेचुरली बंडल सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब गुड्स पे चौकड़ी मारो और सप्लाई ऑफ सर्विस को टिक करो। नेमली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, supply by way of part of any service or in any manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor. Why? Because alcoholic liquor is exempt from GST. Where such supply of service is for cash, deferred payment or any other valuable consideration. तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज के बारे में बात की है। एक हो गया हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा हो गया हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज। बोथ द केसेस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लेट अस से ये एक घर है, ये किसको बिल करना है? चुन्नू को बिल करना है। चुन्नू को ये घर बनाना है। वो मेरे पास आया एसजे बिल्डर्स, ओके। अब चुन्नू के पास दो ऑप्शंस है, या तो मटेरियल वो खुद लाए, मतलब सीमेंट हो गया और हो गया, सब चुन्नू का है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसको बोलते हैं प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है जहां पे मटेरियल भी मैं ला रही हूँ और लेबर भी मैं ला रही हूँ। नाउ इसमें क्या हुआ? मटेरियल है मतलब गुड्स हो गया, लेबर है मतलब सर्विस हो गई। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और इसको बोलते हैं हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे मटेरियल भी मेरा है और लेबर भी मेरा है। इन दिस केस जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे।
दिस इज अबाउट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में हमको फूड भी मिलता है प्लस सर्विस भी मिलती है। कॉम्पोजिट सप्लाई, उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। सो दिस इज अबाउट कॉम्पोजिट सप्लाई। लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स। जब ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। सप्लाई ऑफ सर्विस पे चौकड़ी मारते हैं। अब सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, namely supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof, member को देना चाहिए, for cash, deferred payment or other valuable consideration. Now let us say जैन समाज है। जैन समाज ने एक बॉडी ऑफ पर्सन बनाया। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग राशन खरीदते हैं बल्क में। ऑब्वियसली बल्क है, होलसेल है, तब सस्ता राशन मिलेगा। हम लोग जैन समाज के मेंबर्स हैं, वो बॉडी ऑफ पर्सन के मेंबर्स हैं, तो वो हमको देता है एट अ चीप रेट, एट चीपर रेट्स। दैट मीन्स वहाँ पे कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट एक्सेट्रा जो भी डेफर्ड पेमेंट एंड ऑल दैट। नाउ अब इसमें बिजनेस ऑफ पर्सन ने, बॉडी ऑफ पर्सन ने अपने मेंबर्स को कैश के लिए क्या दिया? गुड्स दिया। तो इन दैट केस इट विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, जल्दी से एक समरी बनाते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा ट्रांसफर, उसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको कारपेट का। नाउ कारपेट अगर सेल कर दे तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, अगर मैंने उसको सिर्फ यूज के लिए दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है। लैंड और बिल्डिंग, इसमें हमने रेंट के बारे में पढ़ा था। रेंट, लीज एक्सेट्रा ईजमेंट, ये क्या था? ये सप्लाई ऑफ सर्विस था। फिर हमने ट्रीटमेंट और प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे मैंने पोल्का डॉट के बारे में बात की थी। पोल्का डॉट बना के दिया मैंने, एम्बोजिंग करके दी, उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, यहाँ पे मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पे अगर मैंने लैपटॉप बेचा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मेरा बिजनेस जो है वो इफ आई सीज टू बी ए ट्रांसफर टैक्सेबल पर्सन तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मैं उसको प्राइवेट यूज के लिए दे रही हूँ तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस में हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कॉम्पोजिट सप्लाई में हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा और हमने रेस्टोरेंट्स के बारे में पढ़ा, दैट वाज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस। और लास्ट हमने सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज या फिर बॉडी ऑफ पर्सन जो है वो अपने मेंबर्स को गुड्स देते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ये समरी टेबल प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत बहुत यूजफुल होगी जब आप रिवीजन कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपना शेड्यूल 2 का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूल 3 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कोई डाउट्स है सो प्लीज़ रीच टू अस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर टेलीग्राम, कहीं भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और शेड्यूल 3 के वीडियो के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।